एआई, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? भविष्य, रोबोट्स। वो भविष्य बहुत दूर नहीं है। आज हम बात करेंगे साल 2026 की। ये कोई आम साल नहीं होने वाला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एआई के लिए एक तरह का ग्रेट रिकैलिब्रेशन होगा। मतलब बड़ी बड़ी बातें और जो हाइप है ना, वो सब साइड में और असली काम सामने आएगा। एरिक ब्रिंजॉल्सन की ये बात बहुत गहरी है। वो कह रहे हैं कि अब तक हम बस बहस कर रहे थे कि एआई क्या कर सकता है, कितना बड़ा बदलाव लाएगा, लेकिन 2026 वो साल होगा जब इन बहसों की जगह हम असल में नंबर्स देखेंगे, डेटा देखेंगे। मतलब एआई को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना पड़ेगा। अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, अब तो परफॉर्मेंस दिखानी होगी। तो बस हवाई बातें खत्म और असली असर की गिनती शुरू। और इसी रिपोर्ट कार्ड से जुड़ा है ये अगला सवाल। देखिए, अब तक हम सब हैरान होते थे, अरे वाह, एआई ये भी कर सकता है, अरे क्या एआई वो भी कर सकता है। लेकिन अब वो दौर जा रहा है। अब सवाल बदल गया है। अब हम पूछेंगे, ठीक है, ये कर तो सकता है, लेकिन कितनी अच्छी तरह? इसकी असल कीमत क्या पड़ रही है? और सबसे सबसे जरूरी सवाल, इससे फायदा असल में हो किससे रहा है? यही वो सवाल है जो 2026 में हर कोई पूछेगा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम आज इन 4 हिस्सों पर बात करेंगे। काम की दुनिया कैसे बदल रही है, हमारा आर्थिक समीकरण क्या होगा, टेक्नोलॉजी का अगला पड़ाव क्या है, और आखिर में ये पूरे एआई की हाइप असलियत में कैसे बदल रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सीधे तौर पर छूती है, हमारी नौकरियां, हमारा काम। एआई हमारी जॉब्स, हमारी स्किल्स, यहाँ तक कि हमारे ऑफिस के स्ट्रक्चर को कैसे पूरी तरह से बदल रहा है। चलिए देखते हैं। एआई और नौकरियों की बात आते ही पहला डर क्या होता है? मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी, है ना? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आंकड़ा देखिए, 7 करोड़ 80 लाख। ये नौकरियों में शुद्ध वृद्धि का अनुमान है। मतलब हाँ, ये सच है कि करीब 9 करोड़ 20 लाख भूमिकाएं खत्म होंगी, लेकिन उसकी जगह 17 करोड़ नई नौकरियां बनेंगी। तो ये रिप्लेसमेंट की कहानी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। डरने से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये नई नौकरियां आखिर होंगी कैसी। और ये रहा उस ट्रांसफॉर्मेशन का एक उदाहरण। एक तरफ देखिए वो काम जो दोहराव वाले हैं, जैसे डेटा एंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, ये सब धीरे धीरे एआई संभाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एआई ह्यूमन कोलैबोरेशन स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, एआई एथिक्स ऑफिसर। क्या कुछ साल पहले किसी ने सोचा था कि ऐसी कोई जॉब प्रोफाइल भी होगी? यही बदलाव है। एआई रूटीन काम को ऑटोमेट कर रहा है ताकि इंसान उन कामों पर ध्यान दे सके जहां इंसानी दिमाग की जरूरत है। तो सवाल उठता है कि नई नौकरियों के लिए चाहिए क्या? देखिए, टेक्निकल एआई की समझ तो जरूरी होगी ही, बिग डेटा को समझना भी जरूरी होगा, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। जो स्किल्स असल में हमें सबसे अलग बनाएंगी वो हैं हमारी अपनी इंसानी काबिलियत, क्रिएटिव सोच, लचीलापन, लीडरशिप और सबसे जरूरी क्रिटिकल थिंकिंग। ये वो चीजें हैं जिन्हें एआई अभी और शायद कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। तो भविष्य उनका है जो टेक्नोलॉजी और इंसानियत दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और अगर पैसों की बात करें तो ये नंबर देखिए, 56%। पीडब्ल्यूसी की स्टडी कहती है कि जिन लोगों के पास एडवांस्ड एआई स्किल्स हैं वो उसी रोल में अपने साथियों से औसतन 56% ज्यादा कमाते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक सीधा सीधा आर्थिक बूस्ट है। मतलब एआई स्किल्स में इन्वेस्ट करना अपने करियर में सबसे अच्छे निवेशों में से एक हो सकता है। अब ये आंकड़े एक तरह की वेकअप कॉल हैं। कंपनियों को भी ये बात समझ आ रही है। 85% कंपनियां अपने कर्मचारियों को अपस्किल करने की योजना बना रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया की लगभग 60% वर्कफोर्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। और जो ये नहीं करेंगे, 12 करोड़ कर्मचारी, हाँ 12 करोड़ कर्मचारी अप्रासंगिक होने के जोखिम में हैं। अकेले इंजीनियरिंग फील्ड में 80% लोगों को अपस्किलिंग की जरूरत है। तो मैसेज एकदम साफ है, सीखते रहना अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये सर्वाइवल की शर्त है। और ये बदलाव सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, ये कंपनियों के पूरे ढांचे को हिला रहा है। गार्टनर का अनुमान है कि 26 तक आधे से ज्यादा मिडिल मैनेजमेंट के पद खत्म हो सकते हैं। सोचिए क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग, शेड्यूलिंग, परफॉर्मेंस ट्रैक करना, ये सारे काम जो मैनेजर्स करते थे वो अब एआई बेहतर और तेजी से कर सकता है। तो कंपनियों का जो पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता था ना, वो अब फ्लैट हो रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो हमने देखा कि नौकरियों और कंपनियों के अंदर क्या हो रहा है। अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है।
ये एक नया आर्थिक समीकरण है। एक ऐसा समीकरण जहां मौके तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उतने ही बड़े जोखिम भी हैं। ये कोट, द एआई ऑप्टिमिस्ट का ये विचार बहुत शक्तिशाली है। कैटेगरी ऑफ वन बनने पर ध्यान केंद्रित करना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब होड़ इस बात की नहीं होगी कि मैं अपने कंपेटिटर से 10% बेहतर प्रोडक्ट कैसे बनाऊं। नहीं, अब होड़ होगी मैं कुछ ऐसा कैसे बनाऊं जो मेरे अलावा कोई और बना ही नहीं रहा हो। एआई कंपनियों को वो यूनिक क्षमता दे रहा है जिससे वो अपनी पूरी की पूरी एक नई कैटेगरी बना सकती हैं। और इस नई सोच का असर देखिए। ये चार्ट अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ को दिखाता है। पिछले 5 साल का औसत रहा है करीब 2.4%। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का अनुमान भी इसी के आसपास है। लेकिन वैनगार्ड का अनुमान देखिए, एआई के साथ 3.0%। ये ½ % का अंतर सुनने में शायद कम लगे, लेकिन एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये खरबों डॉलर का फर्क है। ये एआई की आर्थिक ताकत का सीधा सबूत है। तो अगर इतना ग्रोथ पोटेंशियल है तो पैसा कहाँ लगाना चाहिए? जाहिर है टेक स्टॉक्स में, है ना? वैनगार्ड की ये टेबल कुछ और ही कहानी कहती है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। उनके हिसाब से सबसे सुरक्षित और आकर्षक दाव हाई क्वालिटी बॉन्ड्स और वैल्यू ओरिएंटेड इक्विटीज हैं। मतलब वो कंपनियां जो शायद टेक की नहीं हैं, लेकिन एआई को अपनाकर अपना बिजनेस सुधार रही हैं। और टेक स्टॉक्स, उनके लिए वो सतर्क रहने को कह रहे हैं। क्यों? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। तो टेक स्टॉक्स को लेकर इतनी सावधानी क्यों? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, हाई एक्सपेक्टेशंस। बाजार ने पहले ही मान लिया है कि ये कंपनियां बेतहाशा कमाई करेंगी और उनकी कीमतें आसमान पर है। दूसरा, क्रिएटिव डिसरप्शन। आज जो एआई का राजा है, जरूरी नहीं कि कल भी वही हो। तीसरा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रिस्क। इन कंपनियों ने खरबों डॉलर का निवेश किया है, अगर रिटर्न उतना नहीं आया तो। और चौथा, नए खिलाड़ी। छोटे फुर्तीले स्टार्टअप्स इन बड़ी कंपनियों के बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही कुछ नया और बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, हर तकनीकी क्रांति में शुरुआती लीडर हमेशा विजेता नहीं रहते। ठीक है, तो हमने काम और अर्थव्यवस्था की बात कर ली। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, भविष्य की तरफ। टेक्नोलॉजी का अगला मोर्चा क्या है? वो कौन सी चुनौतियां और इनोवेशंस हैं जो एआई के अगले फेज को डिफाइन करेंगी? एआई की बात करते हुए हम अक्सर कोड और डेटा की बात करते हैं, लेकिन एक और चीज है जिसकी एआई को बहुत जरूरत है, और वो है बिजली। बहुत सारी बिजली। और टाई कोलमैन का ये कहना है कि एआई की ये जो ऊर्जा की भूख है ना, ये अनजाने में ही सही क्लीन एनर्जी की क्रांति को और तेज कर देगी। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है ना? चलिए इसे और समझते हैं। और यहीं पर एक विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ एक अकेला एआई डेटा सेंटर एक छोटे शहर जितनी बिजली खा सकता है। ये एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे हार्डवेयर बेहतर हो रहा है, एआई मॉडल ज्यादा एफिशिएंट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि लंबी दौड़ में ऊर्जा की खपत उतनी ना बढ़े जितना आज डर लग रहा है। तो ये एक दौड़ है, बढ़ती मांग और बढ़ती एफिशिएंसी के बीच, और इस दौड़ का नतीजा बहुत कुछ तय करेगा। और इसी एफिशिएंसी की दौड़ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, फ्रूगल एआई। फ्रूगल मतलब मितव्ययी या किफायती। सोचिए, क्या हमें सब्जी खरीदने के लिए ट्रक ले जाने की जरूरत है? नहीं ना? तो फिर हर छोटे काम के लिए सबसे बड़े, सबसे पावरफुल एआई मॉडल का इस्तेमाल क्यों करना? फ्रूगल एआई का सिद्धांत यही है। समस्या के हिसाब से सही टूल का इस्तेमाल करो। न्यूनतम एआई से अधिकतम वैल्यू कैसे निकालें, यही सवाल है। इससे पैसा भी बचेगा, ऊर्जा भी, और नतीजे भी बेहतर मिलेंगे। क्लाउड का जमाना तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन 2026 में एक उल्टा ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। कंपनियां वापस अपने खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऑन प्रेमिसेस की तरफ लौट सकती हैं। क्यों? एआई सॉवरेनिटी के लिए। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता या पूरा नियंत्रण। कंपनियां अब अपना डेटा, अपने मॉडल्स, अपना हार्डवेयर सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। वो किसी दूसरी कंपनी की दया पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव होगा। और अगर हम टेक्नोलॉजी के बिल्कुल अत्याधुनिक किनारे पर जाकर देखें तो हमें मिलता है क्वांटम मशीन लर्निंग या QML। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आसान भाषा में समझे तो ये एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का मेल है। क्वांटम कंप्यूटिंग वो तकनीक है जो फिजिक्स के उन नियमों पर काम करती है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। जब इस अविश्वसनीय ताकत को एआई के साथ जोड़ा जाएगा तो ये उन समस्याओं को भी सुलझा सकता है जो आज के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है। ये सचमुच साइंस फिक्शन को हकीकत बनाने जैसा है।
और ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा। देखिए, IBM और IonQ जैसी बड़ी कंपनियां इस पर पूरी ताकत से काम कर रही हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग-अलग हैं। IBM सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स का इस्तेमाल कर रहा है और एक हाइब्रिड मॉडल बना रहा है जहां नॉर्मल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर मिलकर काम करेंगे। वहीं IonQ ट्रैप्ड आयन टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है। ये दिखाता है कि ये फील्ड अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें इनोवेशन कितनी तेजी से हो रहा है। तो हमने काम, अर्थव्यवस्था और भविष्य की टेक्नोलॉजी देख ली। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है प्रचार से वास्तविकता तक का सफर। ये वो दौर है जहां AI के लिए नियम बनाए जाएंगे, उसकी जवाबदेही तय होगी और उसे जिम्मेदारी के साथ समाज में इंटीग्रेट किया जाएगा। अब तक AI की दुनिया एक तरह से वाइल्ड वेस्ट की तरह थी। हर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, नियम कानून ज्यादा थे नहीं। लेकिन 2026 में ये सब बदलने वाला है। दुनिया भर में सरकारें जाग गई हैं और AI के लिए व्यापक कानूनी ढांचे बना रही हैं, जो इस साल पूरी तरह से लागू होने शुरू हो जाएंगे। मतलब अच्छी नीयत का दौर खत्म, अब कानूनी बाध्यता का दौर शुरू हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूरोपियन यूनियन का AI एक्ट। ये दुनिया का पहला व्यापक AI कानून है। इसकी टाइमलाइन देखिए, अगस्त 2024 में ये लागू हुआ। फरवरी 2025 तक सोशल स्कोरिंग जैसी प्रतिबंधित चीज़ों पर नियम लागू हो जाएंगे। और फिर आता है अगस्त 2026। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन से हेल्थ केयर, रोजगार जैसे हाई रिस्क समझे जाने वाले क्षेत्रों में AI के इस्तेमाल पर बेहद कड़े नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। जो कंपनियां तैयार नहीं हैं, उन्हें बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया एक ही नियम फॉलो कर रही है। ये चार्ट देखिए, कितना अलग-अलग नजरिया है। EU का अप्रोच व्यापक और रिस्क बेस्ड है, वहीं अमेरिका का सिस्टम विकेंद्रीकृत है, हर सेक्टर के लिए अलग नियम। चीन में स्टेट का पूरा कंट्रोल है और भारत एक सैंडबॉक्स अप्रोच अपना रहा है, मतलब पहले टेस्ट करो फिर नियम बनाओ। तो जो कंपनियां पूरी दुनिया में काम करती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। और ये सारी बातें हमें इस आखिरी कोट पर लाती हैं। एंजेली क्रिस्टन कह रही हैं कि हम अब AI को लेकर ज्यादा यथार्थवादी होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि AI का बुलबुला फूट रहा है, नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब ये बुलबुला शायद और ज्यादा नहीं फूलेगा। हाइप की एक सीमा होती है और हम शायद उस सीमा तक पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर 2026 का ये ग्रेट रिकैलिब्रेशन है क्या? ये एक शिफ्ट है, प्रचार और बड़ी बड़ी बातों से असल मूल्यांकन की ओर, सिर्फ क्षमता और पोटेंशियल से असल परफॉर्मेंस की ओर, सिर्फ हाइप से असल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI की ओर, और खुले मैदान में एक्सपेरिमेंट करने से नियमों और रेगुलेशन की ओर। सीधे शब्दों में कहें तो 2026 वो साल है जब AI बड़ा हो रहा है। तो AI का रास्ता तो तय है, वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन वो हमें कहाँ ले जाएगा ये तय नहीं है। जैसे जैसे हम इस हाइप के दौर से निकलकर वास्तविकता में कदम रख रहे हैं, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये बन जाता है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बस देखते रहेंगे या हम वो भविष्य बनाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे जो हम असल में चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।